साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो हमारा सीटेट परीक्षा के लिए हिंदी भाषा का एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें 30 प्रश्न हैं। इन 30 प्रश्नों में सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले अपठित पद्यांश एवं गद्यांश भी सम्मिलित हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सच में यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ यूपी टेट परीक्षा में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका अध्ययन कितना है, यानी अधिकतम प्रश्न जो हैं वो तथ्यात्मक पूछे जाते हैं, वो चाहे व्याकरण के हों चाहे साहित्य के हों। वहीं सीटेट परीक्षा में अधिकतम प्रश्न विचारणीय पूछे जाते हैं। उनके सही उत्तर इस बात पर निर्भर करते हैं कि परीक्षा हाल में आपकी तर्क शक्ति, आपकी विवेचन शक्ति, आपकी निर्णय शक्ति कितना कार्य कर रही है। तो इन दोनों में एक बहुत बेसिक अंतर है कि जहाँ यूपी टेट परीक्षा में अध्ययन पर आपकी सफलता निर्भर करती है, वहीं सीटेट परीक्षा में अभ्यास पर, सही निर्णय पर, सही तर्क शक्ति पर। तो साथियों ज़्यादा समय खराब करती है, चलिए आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तेज़ी से देखते हैं प्रश्न 1 से 30। आज का पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, पहला प्रश्न है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। देखिए चारों विकल्प। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। साथियों फिर मैं आपसे बताना चाहूँगा, चूँकि यह प्रैक्टिस सेट है तो साथ साथ आप भी अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते हुए चलिए। आप देखिए कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो इसमें देखिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, साथियों इसका सही उत्तर है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है, इसका सही उत्तर है विकल्प 3, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठ वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो साथ में इसमें सबसे प्रभावी विकल्प है, सबसे सही विकल्प है आपका विकल्प संख्या 4, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएँ हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। और विकल्प 4 है केवल कहानियाँ हों, कविताएं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएँ हों। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। ठीक है, इसमें देखिए 4 विकल्प है। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए और संज्ञा शब्दों के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो इसमें सर्वाधिक प्रभावी विकल्प क्या है? सर्वाधिक प्रभावी विकल्प है साथियों विकल्प 1। इसमें कह रहा है कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। इससे बच्चों के साथियों भाषिक क्षमता के आकलन में आपको सहायता मिलेगी। इससे बच्चे एक मौलिक अभिव्यक्ति अपनी कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप सही विकल्प का चयन कर पाएंगे। यहाँ कह रहा है सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना और संवाद अदायगी। तो इसमें सबसे सही विकल्प क्या है? इसमें सबसे सही विकल्प है साथियों व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को
कंठस्थ करना। ठीक है, इसका सही उत्तर है विकल्प 2, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और भाषा की पाठ्यपुस्तक, और 4 है समृद्ध भाषिक वातावरण। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4। ठीक है, भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति के अनेकानेक अवसर उपलब्ध होते हैं जो अभ्यास के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे? ध्यान से प्रश्न देखिए और चारों विकल्प देखिए। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता और व्याकरणिक नियम। ठीक है ना, तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प ए। ठीक है ना, पहला विकल्प ए, सीखने की क्षमता का आकलन। साथियों सीखने की क्षमता का आकलन हिंदी भाषा के मूल्यांकन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ना कि काव्य सौंदर्य, निबंध लेखन या व्याकरणिक नियम आदि। ठीक है ना, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, कह रहा है किसे सबसे कम महत्व देंगे। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी। ठीक है, एक बहुभाषिक कक्षा में इन विकल्पों में से सर्वाधिक कम महत्व बच्चों को यह सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता एवं अंतर का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 10। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य और भाषा की विभिन्न रचनाएं। तो बहुत सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प 2, पाठों की संख्या। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय साथियों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अभ्यासों में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य एवं भाषा की विभिन्न छटाएं हैं, जबकि पाठों की संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 11। बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 3। ठीक है, बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है, इससे ही एक बहुभाषा भी बना जा सकता है जो कि अपने देश तथा विदेशों की विविध भाषाओं की आवश्यकताओं के अनुसार आप उसका देश हित में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 12। भाषा देखिए, भाषा के संदर्भ में 4 कथन है। भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है और नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2। क्या? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक भाषा, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तमिल हो, सबकी अपनी एक आधारभूत नियमबद्ध व्याकरणिक तकनीक होती है। उसे समझकर ही भाषा पर विशुद्ध रूप से पकड़ बनाई जा सकती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 13। बच्चे विद्यालय आने से पहले, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका सबसे प्रभावी विकल्प है, सबसे प्रभावी उत्तर है साथियों विकल्प 1। ठीक है ना, विकल्प 1 सबसे प्रभावी उत्तर है। प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोल चाल, हाव भाव तथा कार्य व्यवहार आदि जो भी सामाजिक सदाचार, नैतिकता आदि के नियम हैं उसमें बच्चे को प्रशिक्षित कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 14। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत विचारणीय प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। और चौथा विकल्प देखिए, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इसका सबसे सही और सटीक विकल्प है साथियों विकल्प 2, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में हमेशा अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भाषा में संपूर्णता तभी आती है जब वह अन्य भाषाओं की शब्दावली को भी आत्मसात करता है। तो सही उत्तर है इसका विकल्प 2। 14 का सही उत्तर विकल्प 2। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। ये देखिए कथन पर आधारित है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह, बहुत ध्यान से प्रश्न देखिए साथियों, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। इस तरह के वाक्य जैसे आपने देखा, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा के बारे में देखिए 4 कथन है। मंदिरा केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य बोल सकती है, लिंग वचन क्रिया के अनुसार सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो इसका देखिए सही उत्तर है विकल्प 4, लिंग वचन क्रिया के अनुसार सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या साथियों अगला जो 16 से 21 तक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 तक आपने देख लिया। 16 से 21 जो प्रश्न है ये पद्यांश पर आधारित हैं। ये कविता दी गई है, उस कविता के नीचे उस पर आधारित प्रश्न है। मेरे साथ आप कविता को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद 16 से 21 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं कविता को। हरा भरा हो जीवन अपना, साथियों ध्यान से पढ़िएगा तो जिससे आप एक निगाह में प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएँ। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो है सब बेकार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। आइए देखते हैं प्रश्नों को। साथियों प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न संख्या 16 है, हरा भरा जीवन का अर्थ है। यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए हैं। पेड़ पौधे से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन और खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। हरा भरा जीवन से आशय है ऐसा जीवन जो खुशियों से परिपूर्ण हो, जहाँ पर रंच मात्र भी विषाद परिलक्षित न होता हो, सर्वत्र ही आनंद हो। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? ठीक है साथियों, नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान और पेड़ों की हवा। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, यानी विकल्प 3, समस्त प्राकृतिक उपादान। तीसरा विकल्प सही है, समस्त प्राकृतिक उपादान। साथियों जीवन में समस्त प्राकृतिक उपादान, चाहे वो नदियाँ हों, पर्वत हों, पेड़ हों, हवा हों, ये सभी बाहर लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे किया है? कविता को आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका उत्तर इसी में सब छिपा है। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? 4 विकल्प देखिए, वृंद लताएं, हरा भरा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे और डालियाँ। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 3, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। देखते हैं प्रश्न संख्या 19। कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं, चंदन के पेड़ लगाना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए यह प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही सबसे सटीक विकल्प है विकल्प 2, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 20। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, व्यक्ति का संसार से स्वतंत्र अस्तित्व है और संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है।
देखते हैं प्रश्न संख्या 21। साथियों, अनुपम से अभिप्राय क्या है? अनुपम से क्या अभिप्राय है? सुखद, आनंदमय, मनोहारी, जिसकी उपमा न दी जा सके। तो स्पष्ट है साथियों, अनुपम से क्या अभिप्राय है? जिसकी उपमा न दी जा सके, विकल्प 4। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न गद्यांश पर, यानी प्रश्न संख्या 22 से 30 गद्यांश पर आधारित है। इसका सही उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने ध्यान से गद्यांश को पढ़ते हैं। आप पूरे अपने मनोयोग से, पूरे ध्यान से इसको पढ़िए, तब आप सही विकल्पों का चयन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं गद्यांश को। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ हुए, देखिए 3 तरह के बच्चे जो हैं, एक तरफ हुए बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते। ठीक है, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं, बहुत ध्यान से देखिए, उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता था। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वह अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही यह भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्यक्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने और बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपने गद्यांश को देख लिया। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा था? यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग संबंधी अशुद्धि हो गई, टाइपिंग संबंधी। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा था? ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प, सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा और दुकानदारी। तो इसमें किस पर जुड़ा था? इसमें सही उत्तर है विकल्प 2, गणित से जुड़ा था ना। देखते हैं प्रश्न संख्या 23। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया? किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं ना स्कूल जाते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं, या जो दुकानदारी करते हैं। तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प 4, जो गद्यांश पर आधारित है। ऐसे बच्चे जो दुकानदारी करते थे, बच्चों को हल करने में मौखिक गणना का उन्होंने प्रश्नों को हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया, क्योंकि दुकानदारी में सामान देने में शीघ्रता होती है, अतएव सामान के आधार पर तुरंत मूल्य की गणना कर ली जाती है, उसका अभ्यास हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 25। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते, क्योंकि वह कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। वह जन्म से ही बहुत दक्ष हैं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर, बहुत ध्यान से चारों विकल्प देखिए, खराब अच्छा होता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1। सही उत्तर है विकल्प 1, खराब अच्छा होता है। सच में जब हम ये समझते हैं कि अमुक कार्य को करने से या सीखने से भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो उसमें हमारा प्रदर्शन मिले जुले रूप में बना होता है। ठीक है,
तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश, बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़िए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बढ़ाने में भी मदद करता है, और संकुचित, सीमित भी कर सकता है, बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प 2, बढ़ाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित, सीमित भी कर सकता है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 28। इक प्रत्यय का उदाहरण है, ध्यान से देखिए, सांस्कृतिक, चूक, सीमित और संकुचित। सही उत्तर विकल्प 1, सांस्कृतिक। एक प्रत्यय का उदाहरण दिए गए विकल्पों में साथियों सांस्कृतिक ही होगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे हैं मौखिक, मानसिक, नैसर्गिक, तार्किक, प्रारंभिक आदि। ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। मन गणित का अर्थ है, मन गणित का क्या अर्थ है? कठिन गणित, मन गढ़ंत गणित, मन पसंद गणित, मन ही मन हिसाब लगाना। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4, मन ही मन हिसाब लगाना। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं और अध्ययन किया गया। तो सही उत्तर है साथियों इसका विकल्प 4, अध्ययन किया गया। ठीक है साथियों, आज हमने इस प्रैक्टिस से तेज़ी से प्रश्न एक संख्या 1 से 30 देख लिए। आशा करता हूँ ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।